जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। यूपीएससी सिविल सर्विस उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 वाला मतलब दिस ईयर 24 मई को करने जा रहा है। तो लगभग हमारे पास 135 से 140 डेज अभी बाकी है। 19 से 20 वीक हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं कैलेंडर लगा दिया हूँ। 24 मई को एग्ज़ाम होगा और हमें क्या करना है, जो पिछले 4-5 साल को अगर हम देखेंगे तो जितना कट ऑफ जा रहा है यूपीएससी का, अगर हमारे मार्क 100+ भी आ गया ना तो हम एकदम सेफ साइड में रहेंगे, मेंस लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा लॉक भी चाहिए। पर अभी जो हमारे पास 135 से 140 डेज है, इसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे और कौन से वे में हम इसको अप्रोच करेंगे, ये वाला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला चीज़ देखिए कि 24/5/2026 मतलब मई 24 को यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। अगर हमारे पास एक कट ऑफ डेट है तो इस डेट को हमें तो एग्ज़ाम देने जाना है, तो इससे पहले वाला जितना भी टाइम है उसी टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम जो अगले वाला प्रीलिम आ रहा है, मतलब इस साल का प्रीलिम आ रहा है, अच्छे से उसका कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उतना ही हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रैटेजाइज करेंगे। मतलब आज जो भी दिन आप देख रहे हैं, आपके अगर बहुत लेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास बहुत कम दिन रहेगा, पर जब भी आप देख रहे हैं उसी दिन से 23 मई तक हम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं टाइम। उसके बाद तो नेचुरली हमारे पास टाइम नहीं होगा और प्रीलिम आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ होगा तो प्रीलिम ऑब्वियसली नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रैटेजाइज किया हूँ और उसी में से मई वाला जो 1 से 23 वाला जो टाइम है और अप्रैल का पूरा महीना, इन दोनों महीना को मैं रिवीजन को दे दिया हूँ। इसका मतलब नहीं है सिर्फ आप रिवीजन करोगे आप उसी के साथ टेस्ट सीरीज भी लगाओगे, उसी के साथ सीसेट का भी प्रिपरेशन करोगे और उसी के साथ पीवाईक्यू भी करोगे। पीवाईक्यू करोगे का मतलब है, पीवाईक्यू अगर आप किए होंगे तो उसका जो पोस्टमार्टम किए होंगे, उसका जो एकदम एनालिसिस प्रॉपर ऑप्शन वाइज भी आप एनालिसिस किए होंगे, तो उस पीवाईक्यू एनालिसिस का भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू एक बार हो गया, एक बार एनालिसिस कर दिया तो वो याद रह जाएगा और ठीक से आप अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट जाके एग्जाम हॉल में, वो नहीं हो सकता। इसीलिए आपको स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं बताऊंगा कौन कौन सा एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए और उस एनसीईआरटी में से भी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। सारे एनसीईआरटी और हर एक एनसीईआरटी में हर एक पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको तो स्टैटिक और एनसीईआरटी में छोटा मोटा और जो आ गया करंट अफेयर वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद आप जो पीवाईक्यू करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसका एकदम पोस्टमार्टम करोगे, मतलब क्वेश्चन, उसका आंसर और अदर ऑप्शंस, सारे स्टेटमेंट, हर एक चीज़ का जो आप एनालिसिस करोगे, उसी का अगर आप नोट बनाए हुए हो या नहीं बनाए हो तो भी जहाँ पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हो उसका भी रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका भी रिवीजन आप अगर नहीं करोगे तो वो भी आप भूल जाओगे। एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना पढ़ने का। समझ में आ गया? तो रिवीजन का मतलब सिर्फ आपको बुक दर के रट्टा मारना नहीं है या जो पढ़ा है उसको बार बार नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ चुके होंगे 31 मार्च तक, उसके बाद उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को बार बार प्रीलिम्स ओरिएंटेशन वाइज आपको रिवाइज करना है, उसके साथ पीवाईक्यू रिवाइज करना है, उसके साथ करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होगा। सारे करंट अफेयर नहीं चाहिए, ओनली लिमिटेड करंट अफेयर्स चाहिए, उसी को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ वही रिवीजन करोगे और वो भी 3 रिवीजन एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। मैं 3 रिवीजन के लिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि समय ही इतना है, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो क्या करोगे ना, पहले देखो जो लास्ट वाला 14 डेज है, मतलब 2 वीक्स, 8 मई से 22 मई तक, वहाँ पे आप क्या करोगे ना, फाइनल रिवीजन आप क्या करोगे। फाइनल रिवीजन में एकदम आप डेली आपका स्टैटिक, करंट अफेयर
और जितना भी जो सी सैट है, सी सैट को भी थोड़ा तवज्जो दोगे, या सी सैट में फेल हो जाओगे तो प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो सी सैट भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ PYQ भी आप सॉल्व करोगे, ये हो गया। और टेस्ट सीरीज भी दोगे, ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं देना है। अगर मेरे मानो तो 2 या 3 कोचिंग वाला जो है उसका जो PDF मिल जाता है, या कोई अगर प्रिंट आउट मिल जाएगा, उसका जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट हर एक कोचिंग का होगा। कोई भी आपका मनपसंद का 2 कोचिंग का फुल लेंथ वाला जो टेस्ट सीरीज है, 10-12 मतलब 20 से 25 मैक्सिमम टेस्ट आपको देना है। कोई पार्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज वो वाला टेस्ट आपको नहीं देना है, उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। हो गया। तो आप अप्रैल और मई, ये 2 महीना, लगभग 2 महीना, पूरा तो नहीं है, 24 को एग्जाम हो जाएगा मई को, तो लगभग 2 महीना आपको सिर्फ रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज प्लस PYQ और सी सैट थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो इसी रिवीजन में आपको लास्ट वाला रिवीजन, एग्जाम से पहले 2 वीक, और उसके पहले वाला रिवीजन एग्जाम से पहले 18 डेज में दिया हूँ। मतलब मैं दिया हूँ 18 डेज का मतलब 18 डेज ही करोगे, वो नहीं है आपका 15 डेज में हो गया या 20 डेज लग गया तो चलेगा। आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ डे वाइज, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि डे वाइज स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो 4-5 महीने का डे वाइज स्ट्रैटेजी वो बना के देंगे और आप उसको फॉलो करोगे, एकदम वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो और आप थोड़ा अपने तरफ से ही प्लानिंग बनाओ, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हो, IAS बनने जा रहे हो, तो आपको तो प्लानिंग तो आता ही होगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ, अगर प्लानिंग नहीं आता है तो सिविल सर्विस एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। तो प्लान आप खुद करो, अपने लिए खुद प्लान करो। मैं आपको एकदम बता दूंगा कि पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट्स वाला आज पढ़ना है, कल फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ना है, तो ये वाला मेथड्स काम नहीं करेगा। अगर आप मेरे ही इशारों से ही चलोगे तो आप खुद अपना डिसीजन कैसे लोगे, मतलब आपका लाइफ में आपका डिसीजन कैसे लोगे। आप अगर आपका वर्क में जब जहाँ पे आप काम करोगे, IAS बनो या कुछ भी ज़िंदगी में कुछ तो करना है ना, वहाँ पे डिसीजन कैसे लोगे। तो किसी के ऊपर निर्भर मत होना कि वो एकदम बिट बाय बिट बता देगा, वो एक ब्रॉड आइडिया देगा, उसी को आपको फॉलो करना है। उसके बाद खुद अपनी तरफ से प्लान करो कि ये वाला पॉलिटी मेरा ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो उसको थोड़ा कम टाइम दोगे तो चलेगा। एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये वाला मुझे याद है तो ज़्यादा रिवीजन नहीं चाहिए, या बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मतलब करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 14 डेज 18 डेज ऐसा ही लिख दिया हूँ। मतलब डे 1 पे ये वाला टॉपिक करना है, डे 2 पे ये वाला टॉपिक करना है, वो सब मैंने इतना भसड़ में नहीं गया। ओके, तो आपको अप्रैल में वाला ये वाला 2 महीना, मतलब 2 महीना तो नहीं है पूरा, 1 महीना और 20-22 दिन, उसको एकदम अपना रिवीजन में, PYQ सॉल्व करने में और आपका टेस्ट सीरीज देने में, और सी सैट उसके साथ साथ चलेगा। ओके, सी सैट डेली मत करो, सी सैट 3-4 दिन 5 दिन में एक सी सैट वाला प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, और कहीं पे भी अगर सी सैट का टेस्ट सीरीज है वो कर लो, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। पर डेली सी सैट प्रैक्टिस करो, डेली मैथ का फार्मूला रट रहे हो वो सब नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, उसका नंबर सिस्टम वाला सब्जेक्ट आपको एकदम अच्छे से कर देना चाहिए। उसका अगर 200-300 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको बहुत ईजी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया और स्टेटमेंट आप थोड़ा समझ ले, मतलब मैथ में भी स्टेटमेंट, सी सैट में स्टेटमेंट वाइज भी पूछता है ना, और नंबर सिस्टम को स्टेटमेंट वाइज तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अगर वो आप समझ लिए तो सी सैट आराम से क्लियर हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर आप अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सी सैट। मोस्टली 2023 के बाद सी सैट में क्लियर करना थोड़ा टफ हो गया है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दो। और बाकी जो टाइम रहा, मतलब आज से 31 मार्च तक 80 से 90 डेज, उसमें आप अगर पहले से कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो तो मुझे नहीं पता, पर पढ़ना चाहिए था। अगर नहीं भी पढ़े हो, सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपका जितना बेसिक बुक्स है, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गया,
इकोनॉमी का संजीव वर्मा या कुछ भी आप पढ़े हो, मुरल सर का नोट पढ़ रहे हो या कुछ भी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी के लिए, कुछ भी आपको जो स्टैटिक बुक्स है वो आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 बार तो कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है और बहुत सारे एनसीईआरटी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है। मैं एनसीईआरटी वाला एक वीडियो बना दूंगा एकदम एनालिसिस करके कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है और उसका कितना पार्ट पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, वो वाला मैं आपको बता दूंगा एनसीईआरटी। उसके बाद करंट अफेयर्स अगर आप डेली या वीकली फॉलो करते आ रहे हो 1 साल से तो एकदम बढ़िया है, उसी को फॉलो करो। उसका जो नोट्स बनाया होगा उसको फॉलो करो, वो एकदम आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर नहीं फॉलो करे हो तो आज से शुरू करोगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत डीपली क्वेश्चन आता है और उसको स्टैटिक से हर एक बार वो रिलेट करके ही पूछता है। डायरेक्ट करंट अफेयर्स बहुत कम बच गया है, 8-10 क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, और वो कौन सा न्यूज़पेपर से आएगा, कौन सा मैगजीन से आएगा, मतलब उसका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। तो आप क्या करोगे, कोई भी 1 या 2 मैगजीन ले लो, मंथली वाला मैगजीन, टॉपिक वाइज उसका पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, वो टॉपिक आपको देख लेना है और क्या क्या न्यूज़ में है, क्या क्या इम्पोर्टेंट अभी कंटेम्पोररी चल रहा है, करंट में क्या क्या चल रहा है, उसको थोड़ा पढ़ लो वहाँ से, वही हो जाएगा सफिशिएंट। क्वेश्चन अगर फंसना होगा तो उसी में से ही फंस जाएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रीलिम्स में आपका वो क्वेश्चन करंट अफेयर वाला। अगर क्वेश्चन नहीं आना होगा उसी में से तो किसी को भी नहीं आएगा, ये मान के चलो। अगर किसी को आ रहा है तो वो तुक्के से हो गया, इसका मतलब वो नहीं है वो 4-5 न्यूज़पेपर एट ए टाइम डेली पढ़ रहा है, वो इम्पॉसिबल है। और यूपीएससी जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो करंट अफेयर के लिए कोई एक कंक्रीट सोर्स नहीं है, कुछ भी आप पढ़ लो 100% सफिशिएंट नहीं है। तो करंट अफेयर्स को इतना भी महत्व मत दो, पर हाँ थोड़ा बहुत 1 साल का इम्पोर्टेंट पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वाला आपको मिनिमम 2-3, और साइंस एंड टेक जो डायनामिक वाला टॉपिक्स है वो सब, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, ये सब आपको थोड़ा तो पढ़ के जाना पड़ेगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक में तो मोस्टली फंस जाता है, और बाकी जो है वो बहुत डीप चला जाता है। आपको अगर विजन पढ़ोगे या इनसाइट पढ़ोगे या आईएएस पार्लियामेंट पढ़ोगे तो उनका जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है उसमें जो टॉपिक वो उठाए होंगे ना डिफरेंट न्यूज़पेपर से, उसमें से भी नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें 1-2 मैगजीन पढ़ लेना है, उसके बाद सब भगवान भरोसे हो गया। तो इतना ही था मैं आपको बोलने के लिए। उसके बाद आपके लिए मेरा एक मैसेज कि मैं आपको एकदम डे बाय डे प्लान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत करेजियस हो कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे, अगर हम सारे भारत का देखेंगे, सारा इंडिया का देखेंगे तो 2 से 3 करोड़ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, पर सिविल सर्विस का जब बात आता है तो 4 से 5 लाख एक्चुअल अपीयर होते हैं प्रीलिम एग्जाम में। तो आप देख लो, तो हर कोई वो करेज नहीं है और वो साहस नहीं है कि हम सिविल सर्विस अपीयर करें। तो अगर आप अपीयर करने के लिए भी प्रतिबद्ध हो तो भी आप बहुत करेजियस हो, इसलिए मैं आपको डे बाय डे प्लान नहीं दे सकता। अगर 35 मई तक आप क्या करोगे, कैसे बेसिक बुक पढ़ोगे, बुक तो पढ़ाना मैं आपको नहीं सिखा सकता ना, तो इसीलिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो रिपीटेड टॉपिक यूपीएससी बार बार पूछ रहा है और जो टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको सिखा दूंगा कि एनसीईआरटी के ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये वाला छोड़ना है। और इम्पोर्टेंट जो बेसिक बुक है उसके ऊपर में भी मैं आपको वीडियो ला के दूंगा कि पॉलिटिकल जो लक्ष्मीकांत है उसको भी 100% पढ़ना, अगर नहीं चाहते हो तो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका प्रायोरिटी एरिया है, कैसे आप पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पहले, कौन सा आप लास्ट में रख सकते हो, किसको ज़्यादा तवज्जो दोगे, किसको कम तवज्जो दोगे, वो वाला मैं बता सकता हूँ। तो आपके लिए जो रिवीजन के लिए मैंने बोला उसके लिए इफ़ेक्टिव टेक्निक्स क्या है वो, और इम्पोर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स जो बार बार यूपीएससी पूछ रहा है वो, और
कैसे भी आप पढ़ोगे, पॉलिटी कैसे कंप्लीट करोगे, ये एनवायरनमेंट कैसे कंप्लीट करोगे, कौन सा टॉपिक को पहले देखोगे, वो वाला मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू।